नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। हैदराबाद में भीषण अग्निकांड में 17 लोगों की मौत। पीएम और रक्षा मंत्री ने जताया दुख। घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद, मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा। अहमदाबाद सहकारिता महासम्मेलन में पहुंचे अमित शाह। कहा, डेयरी उद्योग को सभी उपकरण देंगे। सहकारिता यूनिवर्सिटी के बारे में भी सोच रही सरकार। इंडियन आर्मी से ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी। पोस्ट छोड़ भागते दिखे पाकिस्तानी सैनिक। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की पोल खोलेगा। 59 सदस्यों का डेलीगेशन, इनमें 51 सांसद, नेता, 8 राजदूत, 33 देश जाएंगे। थरूर को अमेरिका जाने का ग्रुप की कमान। हरियाणा पंजाब से 11 दिन में 7 जासूस पकड़े। 6 का पाकिस्तानी एम्बेसी से संपर्क हुआ। फिर पाकिस्तान भी गए। सबकी उम्र 20 से 35 साल। देश के 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। बिहार के गया में दीवार गिरने से 2 की मौत। दिल्ली में रैपिड मेट्रो स्टेशन की छत उड़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रशासनिक अफसर की कुर्सी पर बैठना किसी पात्र के लिए गौरव की बात होती है, इसलिए ओहदेदार कुर्सी के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष की बात कही जाती है। उन्नाव के हसनगंज तहसील में एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर रील बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हसनगंज तहसील स्थित एसडीएम कक्ष में अफसर की खाली कुर्सी देखकर कुर्सी की अहमियत से वाकिफ हसनगंज कस्बा निवासी युवक युवराज शायद स्वयं को रोक नहीं सका। वीडियो वायरल होने के बाद अब आरोपी ठहराया जा रहा युवराज न सिर्फ एसडीएम की खाली पड़ी कुर्सी पर बैठा, बल्कि आदतन इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए रील भी बना डाली। माना जाता है कि कुछ माह पहले तैयार रील बनाने वाले युवक ने अपने साथियों के साथ साझा की, जिससे किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। रील वायरल होने के बाद हालांकि अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी। इसके बाद भी माना जा रहा है कि प्रशासनिक अफसर की कुर्सी पर अतिक्रमण करने के आरोप में उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं कई लोग इसके लिए तहसील स्टाफ पर भी कार्रवाई किए जाने की बात कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि रील बनाने का ये मामला बहुत संवेदनशील है। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति ऑफिस स्थित पटल पर रखे रहने वाले अभिलेखों, खासकर भूमि संबंधी पत्रावलियां भी गायब कर सकता है। तो एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर रील बनाने का यह मामला काफी संवेदनशील ये मामला है। एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर रील बनाने का मामला इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर रील वायरल हुई, जिसके बाद अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हसनगंज एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर ये रील बनाई गई और उसके बाद इस रील को वायरल किया गया। इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर ये रील वायरल की गई। हसनगंज एसडीएम कार्यालय का ये पूरा मामला है। तो एसडीएम की कुर्सी पर रील बनाने का ये मामला काफी संवेदनशील मामला है और लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकुर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, हसनगंज तहसील का ये मामला सामने आ रहा है, जहां की एक वीडियो वायरल हो रही है। एक युवक जो है इस तहसील में एसडीएम की कुर्सी पर रील बनाता है और अब वो रील जो है वो वायरल होती है। रील वायरल होने के बाद अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस कुर्सी पर बैठकर वो रील बना रहा है वो जिम्मेदार कुर्सी है और वहां पर बैठकर इस तरीके का कृत्य कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, क्योंकि और लापरवाही भी साफ तौर पर उजागर होती नजर आ रही है। अंकुर, जी मैं बताना चाहूंगा कि मंडल की तहसील सबसे बड़ी हसनगंज तहसील का ये मामला है। आजकल युवाओं में रील बनाने का ट्रेंड बहुत जोरों पर है।
वो अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं। अभी हाल ही में उन्नाव में ही एक ट्रेन के नीचे युवक के द्वारा एक रील बनाई जा रही थी जिस पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की थी। लेकिन हद तो अब हो गई जब उप जिलाधिकारी हसनगंज के ऑफिस में उनकी ही कुर्सी पर बैठ करके युवक ने रील बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल किया। लेकिन किसी भी मौके पर मौजूद कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी और स्टाफ के लोगों को ये भनक तक नहीं लगी कि स्टाफ उप जिलाधिकारी हसनगंज के कार्यालय में युवक घुसकर वहां पर उनकी कुर्सी पर बैठकर रील बनाता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए सरकारी दफ्तर में एक सेंध है जहां पर सुरक्षित दस्तावेज है और बहुत से कार्यालय के सुरक्षित दस्तावेज है वो भी सुरक्षित माने जाएं। जिस तरीके से ये रील सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लोगों में चर्चा का विषय है कि क्या अब सरकारी दफ्तर भी इन रील बनाने वाले युवकों से सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जब से ये रील वायरल हुई है युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम से ये रील डिलीट कर दी है और लगातार पुलिस इस युवक को ढूंढ रही है कि मामला क्या है। इस मुद्दे पर और इस विषय पर जब एसडीएम हसनगंज से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि हमने इस रील को देखा है और इसकी जांच कराने के लिए हमने टीम गठित कर दी है और जल्दी ही इसका निष्कर्ष निकलेगा। उनके अनुसार यह रील इनके समय की नहीं है, लेकिन अब यह रील किस समय की है यह युवक पकड़ने के बाद ही बताया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल अंकुर, देखा जा रहा है अभी मौजूदा समय में रील बनाने का जो शौक है युवाओं में इस कदर चढ़ गया है। युवा जो है अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और बहुत बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जहां कानून को भी जो हाथ में लेते साफ तौर पर युवक और युवतियां नजर आते हैं। ऐसे में यहाँ पर एक लापरवाही भी साफ तौर पर नजर आती है क्योंकि ये युवा आप किसी के भी कार्यकाल में हो, मौजूदा एसडीएम के कार्यकाल का ये वीडियो हो या पिछले एसडीएम के कार्यकाल का हो, लेकिन सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि एसडीएम की कुर्सी तक पहुंचना, वहां पर जो है सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। एसडीएम का जो केबिन होता है, क्योंकि वहां तमाम जरूरी कागजात भी रखे हुए होते हैं, वहां तक ऐसे लोगों की पहुंच हो सकती है, लोगों का नुकसान हो सकता है इसमें। जी, युवाओं के अंदर रील को कमेंट, सब्सक्रिप्शन और फॉलोअर की इस दुनिया में अपने आप को बहुत ज़्यादा फेमस कराने के चक्कर में ये लोग भूल जाते हैं कि हम जो रील बना रहे हैं कहाँ बना रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है जो आपने कहा कि सुरक्षा का। एसडीएम मतलब तहसील का सबसे सुपर अधिकारी और जिसके पास अर्दली, सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मी सभी मौजूद हैं, उसके बाद भी ये उनके कार्यालय में प्रवेश करते हैं, रील बनाते हैं और काफी समय उस कार्यालय में गुजारते हैं, जबकि बगल में एसडीएम हसनगंज का न्यायालय चलता है, दूसरी तरफ उनके स्टेनो बैठते हैं और बाहर तमाम सुरक्षा कर्मी भी बैठे रहते हैं। उसके बाद भी युवक उनके कार्यालय में घुसा, रील बनाई। वाकई में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा को देखते हुए। और जब एक महिला एसडीएम हो, उसकी सुरक्षा को लेकर के अगर पुलिसकर्मी और अन्य सुरक्षा कर्मी लापरवाही बरतते हैं तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। निश्चित रूप से अंकुर, एक और छोटा सवाल, जिस तरीके से ये तस्वीरें जब सामने आएंगी तो लोगों के मन में अविश्वास की भावना पैदा होगी। एक गरिमा होती है इस पद की, लोगों के अंदर एक सम्मान होता है और लोग जो एसडीएम के पद की गरिमा को समझते हैं, लेकिन जब इस तरीके के वीडियो बनेंगे, ऐसे मजाक होगा, तो निश्चित रूप से लोगों में कहीं ना कहीं सवाल भी उठेंगे और अविश्वास की भावना भी पैदा होगी। जी बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से ये जब आम जनमानस छोड़िए, ये जब एसडीएम हसनगंज और उनकी कुर्सी सुरक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न है कि आम जनमानस कितनी सुरक्षित होगी। जबकि बगल एसडीएम हसनगंज के कार्यालय के जस्ट बगल में कोतवाली है और लगातार एसडीएम की सुरक्षा के लिए 2 कांस्टेबल मौजूद है और आसपास भीड़ रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ अपने आप को सोशल मीडिया पर जाहिर करना, फोकस करना और अपने फॉलोअरों की संख्या बढ़ाना, ये भूत इस कदर युवाओं पे हावी हो गया है कि वो लोग ये सोचते ही नहीं है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, क्या किस तरीके के रील बना रहे हैं, इसका हमारे जीवन पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, आने वाले समय में हमारे साथ क्या कार्रवाई हो सकती है। बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ अपने आप को सोशल मीडिया पे लोगों की नज़रों में लाना, ये इनका एक ट्रेंड हो गया है।
हाँ बिल्कुल अंकुर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर रील बनाने का ये मामला सामने आया है और रील को वायरल भी किया गया है और रील वायरल होने के बाद तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक तो एसडीएम का जो कार्यालय है वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एसडीएम जैसा अधिकारी वहाँ पर तमाम लोगों के जमीन के कागजात वहाँ हो सकते हैं, सरकारी तमाम कागजात भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों के हाथ लग सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यालय की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे युवा जो है रील बनाने का उनके सर पर ऐसे जुनून चढ़ा हुआ है कि वो भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। रील बनाने के चक्कर में वो अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं, अब कानून को भी हाथ में ले रहे हैं। उनको सही और गलत का फर्क भी नहीं पता होता है, सिर्फ उनको रील बनाने से मतलब होता है। एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर रील बनाने का ये मामला। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागपत से अगली खबर है, भाजपा नेता पर मकान कब्जा करने का आरोप लगाया। महिला ने रकम वसूल कर कब्जा कराने का आरोप लगाया। कैबिनेट मंत्री से गुहार लगाने के बाद भी न्याय नहीं मिला है। पीड़िता ने देवर को जेल भिजवाने का भी मढ़ा आरोप। दिल्ली निवासी पीड़िता के छपरौली के मकान पर कब्जा हुआ है। भाजपा नेता पर पीड़िता को गांव से निकालने का आरोप लगा। तो दिल्ली निवासी पीड़िता के छपरौली के मकान पर कब्जे की ये खबर सामने आ रही है। भाजपा नेता पर पीड़िता को गांव से निकालने का आरोप लगा। बागपत से अहम खबर, भाजपा नेता पर मकान कब्जा कराने का आरोप। महिला ने रकम वसूल कर कब्जा कराने का लगाया आरोप। कैबिनेट मंत्री से गुहार लगाने के बाद भी महिला को न्याय नहीं मिला है। पीड़िता ने देवर को जेल भिजवाने का भी आरोप मढ़ा है। कैबिनेट मंत्री से गुहार लगाने के बाद भी न्याय नहीं मिला है। तो दिल्ली निवासी पीड़िता कैबिनेट मंत्री से मिलती है, उसके बावजूद भी न्याय नहीं मिला है। भाजपा नेता पर जमीन कब्जा कराने का, मकान पे कब्जा कराने का आरोप लगा है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली खबर है, जहां कार सवार परिवार पर गिरा है बिजली का खंभा। तेज आंधी के चलते कार पर बिजली का खंभा गिरा है। बिजली सप्लाई बंद होने से परिवार बाल बाल बचा है। बिजली सप्लाई चालू होने से हो सकता था बड़ा हादसा। मौधा कोतवाली क्षेत्र के परछा रोड का ये पूरा मामला है। बिजली सप्लाई बंद होने से परिवार बाल बाल बचा है। ये अहम खबर आपको दिखाना, तस्वीरें सामने आई हैं। बिजली सप्लाई चालू होने से बड़ा हादसा हो सकता था। तेज आंधी के चलते कार पर बिजली का खंभा गिरा है। बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा है। बिजली सप्लाई बंद होने से परिवार बाल बाल बच गया है। बिजली सप्लाई होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये तो हमीरपुर से ये अहम खबर आपको दिखाने, कार पर बिजली का खंभा गिरा। तेज आंधी के चलते कार पर बिजली का खंभा गिरा। बिजली सप्लाई बंद होने से परिवार बाल बाल बचा है। बिजली सप्लाई होने से हो सकता था बड़ा हादसा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अगली खबर, जहां दहेज में बुलेट बाइक न मिलने पर लौटी है बारात। बुलेट बाइक न मिलने पर बिन दुल्हन लौटी बारात।
शादी समारोह के दौरान जमकर आपस में मारपीट भी हुई है। मांग को लेकर लड़की व लड़के पक्ष में विवाद हुआ। विवाद में जमकर मारपीट हुई है, कुर्सियां भी फेंकी गई। तस्वीरें सामने आई हैं, ये देख सकते हैं आप। बुलेट न मिलने पर बिन दुल्हन के बारात लौटी है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। लड़की के पिता ने लगाया आरोप, अतिरिक्त दहेज की मांग का आरोप लगाया। कस्बा बाबरपुर स्थित एक गेस्ट हाउस में ये घटना सामने आई है। मारपीट की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो लड़की के पिता ने अतिरिक्त दहेज की मांग का आरोप लगाया। अतिरिक्त दहेज की मांग का आरोप लड़की के पिता ने लगाया है। आप देख सकते हैं, बिन दुल्हन के बारात लौटी है। कस्बा बाबरपुर स्थित एक गेस्ट हाउस का यह पूरा मामला है। बारात के दौरान, शादी के दौरान मारपीट की भी घटना सामने आ रही है। आपस में कुर्सियां भी चली हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली से अगली खबर है, जहां चाचा ने की थी लापता भतीजे की हत्या। 4 मई को अपहरण कर की गई थी हत्या। 14वें दिन बरामद हुआ मंजर अली का शव। हत्या कर रायपुर गांव स्थित कुएं में फेंका था शव। खुलासे के लिए गठित की गई थी 5 टीमें। पुलिस ने खंगाली सीडीआर व सीसीटीवी फुटेज। जांच में पुलिस को मृतक के चाचा पर हुई आशंका। कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर सच सामने आया है। पारिवारिक उपेक्षा का बदला लेने को ये बड़ा कदम उठाया। हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सकलडीहा कोतवाली के नौरंगाबाद गांव का यह पूरा मामला है। मई 2025 को थाना सकलडीहा पर ग्राम प्रधान औरंगाबाद अरशद अली द्वारा सूचना दी गई कि उनका पोता सुबह 10 बजे घर के बाहर खेलते समय गायब हो गया था। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर अनावरण के लिए लग गई थी। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय सदर के मार्गदर्शन में कुल 5 टीमें गठित की गई थी। सीडीआर के अवलोकन व सीसीटीवी फुटेज के अनुसार यह निकल के आ रहा था कि चाचा ही इसमें मेन अभियुक्त है। इसी क्रम में जब हमारे पास पूरी तरह साक्ष्य आ चुके थे, तब चाचा असलम उर्फ अरमान, इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये अपने भतीजे को बाइक पे बैठाकर धानापुर थाना क्षेत्र में एक कुएं के पास ले जाकर वहां पर हत्या कारित कर दी गई थी और कुएं में उसे फेंक दिया गया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर से अगली खबर, जहां जिले के डुमरियागंज में हिंदू युवा वाहिनी प्रभारी एवं पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान के साथ मिलकर विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा भाजपा कार्यालय से शुरू होकर कस्बा होते हुए रामलीला मैदान तक पहुंची है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ सड़कों पर उतरे। यात्रा का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सैन्य शौर्य का संदेश देना था। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नया भारत अब आतंकवाद का जवाब उसी की भाषा में देने में सक्षम है। उन्होंने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि देश की सीमाएं सेना के हाथों में सुरक्षित हैं और अब कोई भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा जनता की ओर से देश की एकता और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश राष्ट्रवाद के इस अभियान में अपने आप को जोड़ने के लिए, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, सैनिकों का उत्साहवर्धन के लिए पूरे देश के कोने कोने में आम जनमानस, या कोई पार्टी कार्यक्रम से नहीं, आम जनमानस तिरंगा यात्रा निकाल करके देश की एकता का संदेश देने का काम कर रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज डुमरियागंज में
जिलाध्यक्ष श्री कन्हैया पासवान जी के नेतृत्व में भी यह यात्रा निकाल कर देश के सैनिकों का सम्मान बढ़ाया गया। रुक करेंगे अगली खबर है। चंदौली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के नेगुरा गांव में शनिवार रात मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पिकअप और बाइक के पास देने को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते दो पक्षों के बीच लाठी डंडा और पत्थरबाजी में बदल गई। इस हिंसा में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल 45 वर्षीय बादशाह को वाराणसी के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। घटना के बाद गाँव में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सीओ सदर कुमार राय ने बताया कि घटना नहर रोड पर पास न देने को लेकर शुरू हुई थी, जो बाद में हिंसा में बदल गई। आज देर शाम कोतवाली चंदौली अंतर्गत ग्राम नेगुरा में दो पक्षों में वाद विवाद एवं मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर शांत व्यवस्था हेतु समुचित कार्रवाई की गई। घटना के संबंध में जानकारी करने पर प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई है कि उसी गांव के निवासी दो पक्षों में पिकअप गाड़ी और मोटरसाइकिल में पास देने की बात पर गांव के बाहर नहर रास्ते पर विवाद हुआ था। पुनः दोनों पक्ष गांव में पहुंचकर आपस में मारपीट कर लिए, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई। घायलों को तत्काल इलाज जिला अस्पताल भेजा गया, जिसमें से एक व्यक्ति को BHU ट्रामा सेंटर रेफर किया गया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रोफेसर खातून की नियुक्ति पूरी तरह से कानूनी, निष्पक्ष और नियमों के अनुसार हुई है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा कि चयन प्रक्रिया में किसी तरह के पक्षपात की बात साबित नहीं होती और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के बाद नियुक्ति पूरी तरह से वैध मानी जाती है। कोर्ट ने प्रोफेसर नाइमा खातून की योग्यता और विश्वविद्यालय में उनके पूर्व कार्यकाल को भी महत्वपूर्ण माना। प्रोफेसर नाइमा खातून ने फैसले पर संतोष जताते हुए कहा, यह न केवल मेरे लिए बल्कि हमारे शैक्षणिक संस्थानों की लोकतांत्रिक और निष्पक्ष कार्यप्रणाली के लिए भी एक जीत है। अमरोहा से अगली खबर है, जहां अमरोहा जिले में अनुसूचित जाति से संबंधित सब इंस्पेक्टर परशुराम के साथ मारपीट और जाति सूचक शब्दों के प्रयोग का मामला सामने आया है। पीड़ित एसआई ने आरोप लगाया है कि वह धोखाधड़ी के एक मामले की विवेचना कर रहे थे, जिसमें मोहम्मद अजीम उर्फ नईम, मोहम्मद शमी और मुजीबुर रहमान आरोपित है। आरोप है कि आरोपी विवेचना में अंतिम रिपोर्ट लगाने का दबाव बना रहे थे और मना करने पर रंजिश रखने लगे। 23 अप्रैल को एसआई परशुराम जब कचहरी के पास से पुलिस कार्यालय जा रहे थे, तभी तीनों आरोपियों ने उनकी बाइक रोककर जाति सूचक गालियां दी और मारपीट की। आरोपियों ने धमकी दी और उन्हें जेल में नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि जिले में नहीं रहने देंगे। एसआई की शिकायत पर थाना देहात पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ जाति उत्पीड़न और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मैं किसी काम से पुलिस ऑफिस जा रहा था, तो उधर से जो है एक मुलजिमों की हमने विवेचना की थी 360/24, जिसमें वो FR लगवाना चाह रहे थे और हमने बताया कि जो नियमानुसार जो सही होगा वही करेंगे। तो इसके लिए काफ़ी दबाव दिया था इनने मेरे ऊपर। कौन? इनमें एक तो है मुजीम उर रहमान, एक अजीम है और एक है मोहम्मद शमी। कहाँ के निवासी हैं ये त्रिपुलिया के रहने वाले हैं। क्या मामला है, क्या रंजिश है इन लोगों से आपकी? इनसे रंजिश तो यही है कि 301 मुकदमे की हमने विवेचना की थी 420, 67, 68, 71 की। उसमें ये चाह रहे थे कि हमारी FR लगा दें। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। एटा के जलेसर कोतवाली क्षेत्र के गांव मोड़ई प्रहलाद नगर में दुकान पर गए बच्चे द्वारा पैसे वापस मांगने पर बड़ा विवाद हो गया। मामले को लेकर दुकानदार ने परिजनों के साथ जमकर मारपीट की। दबंगों ने पीड़ित परिवार के साथ जमकर मारपीट की। वहीं पीड़ित का आरोप है कि जलेसर कोतवाली में शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित परिजनों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचा और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने बताया कि पत्नी बच्चों सहित उसकी भी दुकानदार व उसके परिजनों ने जमकर पिटाई की है। इतना ही नहीं, पिटाई के दौरान पत्नी के पर्स से दुकानदार द्वारा पैसे निकालने का भी पीड़ित विनोद ने आरोप लगाया। और इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही। राजधानी लखनऊ से अहम खबर, प्रशासनिक फेरबदल की खबर सामने आ रही। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल की खबर सामने आ रही। यूपी में 18 पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 18 पीसीएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। कई जिलों में एडीएम एसडीएम स्तर के अफसर बदले गए हैं। यूपी में 18 पीसीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 18 पीसीएस अधिकारियों का तबादला, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। कई जिलों में एडीएम एसडीएम स्तर के अफसर बदले गए हैं। शासन ने कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। लखनऊ से अहम खबर, यूपी में प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 18 पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। अठारह पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। शासन ने कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है, ऐसा बताया। कई जिलों में एडीएम एसडीएम स्तर के अफसर बदले गए हैं। अठारह पीसीएस अधिकारियों का तबादला, कई जिलों में एडीएम एसडीएम स्तर के अफसर बदले गए। तो शासन ने कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए कदम उठाया है। और इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अभ्युदय, आप बड़ा प्रशासनिक फेरबदल सामने आया। यूपी में 18 पीसीएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र बदले गए हैं। कार्य में दक्षता लाने के लिए फैसला लिया गया है, क्या कुछ अहम अपडेट है? मनोज, ये 18 पीसीएस अफसरों का तबादला किया गया है। इसमें कुछ अफसर ऐसे भी थे जो जिनका प्रमोशन हो गया था और उनको जैसे कि उप जिलाधिकारी पद पर तैनात थे और अब उनको एडीएम बनाया गया है। और कुछ ऐसे अफसर हैं जो लंबे समय से तैनात थे, उनको पद स्थानांतरण करते हुए उनको नवीन तैनाती दी गई है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी लिस्ट में जो 18 अफसर हैं, इसमें से 6 अफसर ऐसे हैं जो सिर्फ लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में तैनात किए गए हैं। और काफी प्रशासनिक फेरबदल आप देख रहे होंगे, लंबे समय से लगभग 2-1.5 महीने से चल रहा है और उसी क्रम में तबादले किए गए हैं। और अभी एसडीएम की लिस्ट बहुत एक लंबी है, जवानी है, जो बहुत प्रतिष्ठित है और एसडीएम की लिस्ट भी जल्दी ही जारी हो सकती है। और आईपीएस तबादला भी अभी आना है और आईएएस में उच्च स्तर के तबादले होने हैं, जो अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव स्तर के तबादले वो भी होने हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से लंबे समय से तैनात रहने वाले अफसरों पर फेरबदल करते रहते हैं, जिससे वो और कार्य क्षमता अपनी बढ़ा सकें, कार्य दक्षता बढ़ा सकें, बेहतर कर सकें और एक पारदर्शिता बनी रहे। जी मनोज। हाँ बिल्कुल अभ्युदय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो शासन ने कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए एक कदम उठाया है। तो यूपी में प्रशासनिक फेरबदल की एक खबर सामने आ रही है। 18 पीसीएस अफसरों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। अठारह पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कई जिलों में एडीएम एसडीएम स्तर के अफसर बदले गए हैं। ये लिस्ट सामने आई। यूपी में 18 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, उनके कार्य क्षेत्र बदले गए हैं।
अब रुक करेंगे अगली खबर का सीतापुर से। अगली खबर है जहां जनपद के सिंधौली थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों का आतंक मचा हुआ है। बीती रात घर का दरवाजा खोलकर अंदर आए अज्ञात चोरों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों ने लाखों की नकदी सहित आभूषण पर हाथ साफ किया। पीड़ित गृह स्वामी ने घटना की पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आए दिन चोरी की घटनाओं से जिले के अलग अलग हिस्सों में पुलिसिंग की पोल खुलती नजर आ रही। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में एक घिनौनी हत्या का मामला सामने आया, जिसमें एक 16 वर्षीय बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही मां की हत्या कर दी। मृतका का नाम उषा सिंह था और उसे अपने ही घर में बेरहमी से मारा गया। पुलिस के अनुसार हत्या का कारण बेटी का अपनी मां से प्रेमी शाहिद के साथ रिश्ते में दखल को लेकर विवाद था। किशोरी ने अपनी मां की गला घोंटकर हत्या की और फिर उसकी गला रेत दिया। हत्या के बाद दोनों ने इसे बलात्कार का रूप देने की कोशिश की ताकि पुलिस को मामला कुछ और दिखे। दोनों ने मिलकर उषा के कपड़े उतार दिए और उसे बिस्तर पर अस्त व्यस्त स्थिति में छोड़ दिया। घटना के बाद लड़की ने अपने मामा को सूचना दी कि उसकी मां की हालत गंभीर है। जब पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की तो लड़की के बयान में विरोधाभास पाया गया। पुलिस की सख्ती से पूछताछ में लड़की ने हत्या की पूरी सच्चाई को बोल ली। पुलिस ने शाहिद को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उषा सिंह अपने पति की मृत्यु के बाद अकेले अपनी बेटी के साथ रहती थी और विभूति खंड स्थित ऑडिट भवन में सफाई कर्मी के रूप में काम करती थी। इस घटना ने मोहल्ले और रिश्तेदारों को शौक में डाल दिया। पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना का पूरा खुलासा करेगी। हम लोग अपने अपने घरों में लेटे हुए थे। सुबह हम लोगों को 6 बजे जब उठे तो सूचना मिली, तो हम लोगों ने आके देखा तो यहाँ पे पुलिस फोर्स पूरी थी और औरत तो बहुत अच्छी थी। अब क्या हुआ कैसे हुआ हम लोगों को तो पता नहीं, पर जो भी जिसने भी किया हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या नाम है इनका, किनके साथ रहती थी, कब से रहती थी? अब 50 साल हो गए। उधर कौन इनका नाम क्या है? इनका नाम उषा था, इनके पति का जोगिंदर था। वो पहले ही एक्सपायर हो चुके और अच्छे लोग थे ये लोग। महिला अकेले रहती थी? महिला और बेटी साथ में रहती थी, अच्छे से अपना कमाती खाती थी। अब क्या हुआ कैसे हुआ हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं। सुना था आपने? हम तो 7 बजे वो उठे हैं सो के, तो हमको तो जानकारी नहीं था। हम बैठे थे गेट खोल के, तो हमको एक लड़का बोला कि ये चाची आपने कुछ सुना? तो हम कहे नहीं, कहे कि तन वो उषा का तन डेट होएगा। तो हम नहीं विश्वास माने। जब हम आके देखे तो यहाँ फोर्स सब रहे, सब आदमी लोग रहे। लाश हमको मिला नहीं, हम देखने नहीं पाए। मट्टी जा चुकी थी। उनकी लड़की ताला गेट में बन के चाबी पुलिस के दे दी। जी वो मतलब बता रहे थे, उनकी मौसी ने मतलब फ़ोन किया था, पूछ रहे थे कि कैसे क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि जो है ज़्यादा दबाव डालने पर वो जो लकी है ना, तो वो कह रही थी कि हाँ 4-5 दिन पहले हम जानते थे कि हाँ मेरे मम्मी के साथ ये होने वाला है। और वो बता रही थी कि हम पानी लेने गए थे। हाँ, लगभग सुबह 3:45 बजे जरिए कंट्रोल रूम थाना चिन्हट को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें रवि पुत्र पीताम्बर प्रसाद निवासी चिन्हट द्वारा बताया गया कि उनकी बहन उषा सिंह पत्नी स्वर्गीय योगेंद्र सिंह निवासी ग्राम सेमरा थाना क्षेत्र चिन्हट में जो रह रही हैं, उनकी किसी व्यक्ति द्वारा सर पे और गले पे चोट करके हत्या कर दी है। इस घटना का संज्ञान लेके थाने की पुलिस और सभी उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेके पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के पुरानी गांव में संदिग्ध अवस्था में खेत में अधेड़ व्यक्ति का शव पड़ा मिला है। वहीं खेतों में पड़ा शव देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं अधेड़ की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में मृतक की बेटी की शादी होनी थी।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धमतरी जिले के कुलेरी खरेंगा दोनर मार्ग पर करोड़ों की लागत से बन रही बहुप्रतीक्षित सड़क निर्माण में भारी अनियमितताओं का खुलासा हुआ। सड़क में मोरम की जगह मिट्टी डालने से बारिश में ही सड़क की हालत बदहाल हो गई। जगह जगह कीचड़ फैल गया, जिससे वाहन फिसल कर गिरने लगे और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। हाल ही में आयोजित समाधान शिविर में जिला पंचायत सदस्य मोनिका ऋषभ देवांगन ने अधिकारियों पर जमकर नाराजगी जताई और ठेकेदारों की मनमानी पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्वीकृत इस सड़क के निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी, प्रशासन और ठेकेदार की सांठगांठ की ओर इशारा कर रही है। सड़क निर्माण में प्रयोग की जा रही मिट्टी का विभाग द्वारा अप्रूव्ड मटेरियल बताया जा रहा है, लेकिन बेमौसम बारिश ने हकीकत उजागर कर दी है। स्थानीय विधायक ओंकार साहू ने भी सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जांच की मांग की है। मार्ग की स्थिति जर्जर थी, अभी बनना शुरू हुआ है, लेकिन अधिकारी ठेकेदार उसमें मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, लगातार वहाँ देख रहे हैं, वहाँ मनमानी चल रही है। जहाँ पर मुरूम डालना चाहिए वहाँ पर मिट्टी डाला जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा लगातार शिकायतें मिल रही हैं। हमने भी इस विषय में माननीय कलेक्टर महोदय से भी इस विषय में बात की है, संबंधित अधिकारी से भी बात की है, लेकिन इस पर कोई विशेष कार्रवाई हो नहीं रही है। और विगत 3 वर्षों से आगे भी लगभग 15-20 साल से कोलियारी खरेंगा दोनर मार्ग के जर्जर हालत को देखते हुए हम लोग समय समय पर आवाज उठाते थे, लेकिन विगत 3 वर्ष से हम लोग रोड संघर्ष समिति निर्माण कर पूरे क्षेत्र के 33 गांव के जागरूक जनप्रतिनिधियों को लेकर रोड चौड़ीकरण के लिए निरंतर हम लोग प्रयास किए, आंदोलन किए, शासन प्रशासन को अवगत कराए। तब जाकर पिछली सरकार में हमें 84 करोड़ की रोड चौड़ीकरण की स्वीकृति प्राप्त हुआ था। देखिए, जो रोड है जिसमें मिट्टी का काम हो रहा है, अर्थवर्क बोलते हैं या फिर इम्बेकमेंट काम होता है, जिसमें CBR 5 के तहत कार्य किया जाना है। तो टेस्ट कराने के बाद अगर वो चीज़ सही पाई जाती है तो उपयोग किया जाता है। उसका लेबोरेटरी से टेस्ट किया गया है, तकनीकी रूप से वो मटेरियल सही पाया गया है, तो उसको उपयोग ठेकेदार को निर्देशित किया गया है। यदि ठेकेदार के द्वारा उपयोग मटेरियल के अलावा अन्य मटेरियल का उपयोग किया जाता है तो उसे हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेमेतरा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 में पिछले कई वर्षों से नागरिकों को नाली व गंदे पानी की निकासी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्रीय विधायक दीपेश साहू ने स्वयं स्थल पर पहुंचकर स्थिति का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने संबंधित विभागों को अधिकारियों और नगर पालिका कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर समस्या को जड़ से समस्या को समझा। उन्होंने PWD विभाग एवं नगर पालिका के CMO को निर्देशित किया है कि प्राथमिकता के आधार पर अस्थायी नाली निर्माण कर गंदे पानी की तत्काल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और स्थायी समाधान हेतु शीघ्र बैठक कर विचार विमर्श कर स्थायी समाधान निकाला जाए। साहू ने निरीक्षण के उपरांत मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि दुर्ग रोड पर कांग्रेस शासनकाल में अधूरी छोड़ी गई नाली निर्माण कार्य की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। दुर्ग रोड जहाँ नाली का निर्माण नहीं हुआ था पिछली सरकार में, और जिसके कारण जो है पूरे नाली का पानी जो है इसमें रोड में आ गया था। आमजन को बहुत समस्याएं परेशानियां उठानी पड़ रही थी। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं निरीक्षण के लिए कि कैसी व्यवस्था बनाई जाए, और हम लोग देखें कि यहाँ पर अधूरा नाली है। यहाँ चौक तक ही, सिंघोड़ी चौक तक ही नाली का निर्माण हुआ है। आगे निर्माण कार्य पिछले 5 साल में नहीं हुआ था, तो उसको फिर से हम लोग कैसे ढंग से नाली का पानी जो है रोड में आने के बजाय सीधे आगे निकल जाए और जो यहाँ पे निवासरत है उन लोग को परेशानी न हो, इस उद्देश्य से अभी हम लोग जो है तहसीलदार साहब पहुँचे हुए थे, ई साहब पहुँचे हुए हैं, और हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी, उपाध्यक्ष पंचू साहू जी हैं, हमारे निखिल जी हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। अंबिकापुर के मैनपाट क्षेत्र से एक अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया है। कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र स्थित एक सिलाई सेंटर के बाहर सुखाए जा रहे महिलाओं के ऑर्डर किए हुए गारमेंट्स को एक युवक चुरा कर फरार हो गया। चोरी की यह पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि सिलाई सेंटर के बाहर तैयार कपड़े सूखने के लिए डाले गए थे, तभी एक युवक मौके पर का फायदा उठाकर कपड़े समेटकर फरार हो गया। मामला स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
अब करते हैं अगली रिपोर्ट का। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहे जाने वाले कोरबा जिले से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। पोंडी उपरोड़ा ब्लॉक के लदगढ़ गांव में आज भी सड़क, पानी और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। घने जंगलों के भीतर बसे इस गांव के लोग आज़ादी के 75 साल बाद भी पगडंडी से गुजरने और नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। आपको बता दें, वही बरसात में रास्ता बंद होने से बच्चों की पढ़ाई तक रुक जाती है। गांव वालों ने सरकार से गुहार लगाई है कि घोषणाओं से आगे बढ़कर जमीनी बदलाव करिए महोदय। ये रिपोर्ट देखिए आप। आज भी शासन प्रशासन कुछ ऐसे गांवों की पीड़ा से अनजान है जहां बुनियादी सुविधाएं सिर्फ कागजों तक सीमित है। ऐसा ही एक गांव है लदगढ़, जो पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मड़ई के अंतर्गत आता है। ये गांव मुख्य मार्ग से लगभग 4 किलोमीटर घने जंगल के भीतर बसा हुआ है और जनसंख्या करीब 400 के आसपास है। देश जहां एक ओर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी ओर ये गांव अभी भी सड़क, पानी और स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। आज तक यहाँ पर पक्की या कच्ची कोई भी सड़क नहीं बनी है। गांव से मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए लोगों को जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। वर्षा ऋतु में ये पगडंडी मार्ग पूरी तरह से कीचड़ और पानी में तब्दील हो जाता है। यहाँ के बच्चों को 3 किलोमीटर दूर मड़ई गांव जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। बरसात के दिनों में जब रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है तो बच्चे स्कूल जाना छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इसके कारण बच्चों की शिक्षा पर गहरा असर पड़ता है। वहीं यहाँ के लोगों को भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए 1.5 किलोमीटर दूर नाले के पानी को साफ कर पीना पड़ता है। लदगढ़ के निवासियों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि उनकी मूलभूत समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए। सड़क, पानी और स्कूल जैसी सुविधाएं केवल घोषणाओं तक सीमित न रहें, बल्कि उनका जमीनी स्तर पर इलाज किया जाए। यहाँ परेशानियाँ बहुत कुछ है, जैसे आवागमन के लिए साधन सुविधा नहीं है, जिससे कुछ परेशानी होता है। यहाँ से निकलने में इतना कठिनाई होता है कि पूछिए मत। जैसे कुछ दिक्कत हो गया तो खाट से उठा करके ले जाना पड़ता है या झेलगी झौड़ी से वो करके निकालना पड़ता है मेन रोड तक। ऐसे ऐसे परेशानी यहाँ है। बरसात में क्या दिक्कत है? बरसात में दिक्कत यह है, यहाँ स्कूल नहीं है, बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं मड़ई और उनका आने जाने में इतना दिक्कतें हैं। जब बारिश होता है बच्चे लोग रास्ता नहीं रहने के कारण स्कूल भी नहीं जाते हैं। जब बारिश रोड का कोई सुविधा नहीं है, जाने आने में बहुत परेशानी है। मरीज लोग को ले जाने में और कुछ भी हो जाता है तो ले जाने में दिक्कत होता है, खाट से ले जाना पड़ता है और बाढ़ सब आ जाता है यहाँ पे। नाला में काफ़ी बाढ़ आता है। हाँ, नाला में बाढ़ आ जाता है तो इसके वजह से जाने में भी तकलीफ होता है। हम बरसात के समय में स्कूल जा नहीं सकन, हफ्ता 10-15 दिन। कावा नहीं जा पावा, रोड नहीं है का? नहीं, रोड नहीं है। अब यहाँ स्कूल है कि नहीं? नहीं है। हमारे यहाँ ले मड़ई स्कूल जातन, यहाँ स्कूल के भी साधन नहीं है, रास्ता भी नहीं है। बरसात के दिन में बहुत कीचड़ पड़ते और बहुत मुश्किल से जातन और बहुत मुश्किल से 10th क्लास में पहुँचे हैं और यहाँ पानी वानी के भी साधन नहीं है। सरकार बदलती रहती है, लेकिन इस गांव में मूल सुविधाओं का बदलाव नहीं होता। इस गांव के लोग सड़क, पानी को लेकर तरस रहे हैं, तो वहीं बरसात के दिनों में बच्चे स्कूल जाने को तरस जाते हैं। गांव वालों का कहना है कि कई बार शासन प्रशासन के मूलभूत सुविधाओं को लेकर आवाज उठाई गई है, लेकिन जमीन पर काम नहीं होता, कागजों तक ही सीमित हो जाता है। सवाल ये उठता है कि आज भी कई गांव सुविधाओं को लेकर वंचित है, तो फिर सरकार अमृत महोत्सव क्यों मना रही है?
अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां सरकारी जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद में 2 दिन से चल रही थी गोलीबारी। देर रात गोली लगने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था, तभी हुई फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आपको बता दें, घटना के बाद अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। वहीं बीते रोज भी दोनों पक्षों में फायरिंग हुई थी। कार्रवाई होती तो शायद नहीं होती एक व्यक्ति की मौत। घटना के बाद मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी। निरार थाना क्षेत्र के तौर गांव की ये घटना है। मृतक अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था, तभी फायरिंग शुरू हो गई और इस दौरान मृतक को गोली लगी। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ। बीते रोज भी दोनों पक्षों में हुई थी फायरिंग। कार्रवाई होती तो शायद नहीं होती एक व्यक्ति की मौत। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मंडला जिले स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और वन्य जीवों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, लेकिन अब यह एक नई सामाजिक पहल के कारण भी सुर्खियों में है। इस पहल का नाम है कान्हा जंगल मित्र पुस्तकालय, जो आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का एक सराहनीय प्रयास है। इस पुस्तकालय की शुरुआत टाइगर रिजर्व के समनापुर क्षेत्र से हुई थी और अब इसका विस्तार करते हुए 4 और संस्थानों की स्थापना की जा चुकी है। किसली भिलवानी स्थित पुस्तकालय में संवाददाता मनोज यादव की रिपोर्ट के अनुसार यहां आदिवासी समुदाय के गरीब तबके के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क पुस्तकें और मार्गदर्शन दिया जाता है। इन पुस्तकालयों में रखी जाने वाली किताबें स्थानीय समूहों और दानदाताओं की मदद से एकत्र की जाती हैं, जिससे समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। बच्चों में इस पहल को लेकर विशेष उत्साह है और वे इसे अपने भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर मानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस प्रयास की सराहना की और इसे एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। विभाग का जो प्रयास है, शिक्षा से लेके स्पोर्ट तक, खेल के लिए भी कार्य अच्छा चल रहा है विभाग के माध्यम से। क्या वॉलीबॉल प्रतियोगिता होती है, इसके बाद अभी जो जे चल रहा है लाइब्रेरी का, ये तो चलते ही पढ़ाई लिखाई के बाद। इसमें है व्यापम की तैयारी चलती है, इसमें जिसको कोई बुक नहीं है, बुक जैसे चाहिए होती तो बुक इशू करा दी जाती है सर के माध्यम से। और क्या ऐसे प्रयास होने चाहिए और कितने बच्चे यहाँ पे? मैं तो कहता हूँ सर कि ये बहुत सराहनीय प्रयास है सर का, अच्छी सोच है। प्लस यहाँ पे ना शोर शराबा ना किसी प्रकार का कोई वो है, और प्लस यहाँ पे आदिवासी बहुल गांव है जी। मैं खटोला से आई हूँ सर, और मेरे को जब से यहाँ स्टार्टिंग हुआ है जब से ही मैं आ रही हूँ सर, करीब 4-5 महीने हुए हैं सर। और यहाँ पे सर वन विभाग के अधिकारियों ने इतना अच्छा काम किया है सर, खासकर सर ने बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रहा है सर। जैसे कुछ बुकें हमें नहीं चाहिए, बुकें हमारे पास नहीं रहती, हम सर से बोलते हैं, सर हमको दिला देते हैं। और यहाँ बैठ के पढ़ने में सब बिल्कुल शांति का माहौल, एकदम साथ में कोई रहता है तो ग्रुप स्टडी हो जाती है सर, और पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगता है। मध्य प्रदेश का पहला पार्क है जिसमें लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण जो बच्चे हैं, जो पार्क से लगे हुए जो गांव हैं, उनमें एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट पढ़ाई के प्रति जागरूक करना। साथ ही जो ग्रामीण बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं परंतु पुस्तकों के अभाव में वो आगे नहीं बढ़ पाते या कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते, तो उनके लिए एक अच्छा साधन के रूप में हमने ये लाइब्रेरी बनाकर प्रस्तुत किया है, जिसमें रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। लगभग कान्हा टाइगर रिजर्व में हमारे पास 5 लाइब्रेरीज खुल चुकी हैं, बफर और कोर मिला के। कोर का ये फर्स्ट लाइब्रेरी का है कॉन्सेप्ट है, जिसमें बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इंदौर की खुड़ैल
थाना पुलिस ने एक अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, वहीं डीएसपी उमाकांत चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 दिन पहले मृतक के परिजनों ने विशाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। उसके बाद विशाल के मोबाइल से मैसेज आया कि मैं सांवरिया सेठ के दर्शन करने जा रहा हूं, लेकिन विशाल से परिजनों की फोन पर बात नहीं हो पा रही थी। वहीं पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि रोहित नाम के युवक ने विशाल की गोली मारकर हत्या कर दी और लाश को नदी किनारे दफनाकर ठिकाने लगा दिया। वहीं पुलिस ने मौके पर जाकर देखा और लाश को गड्ढा खोदकर बरामद किया और आरोपी रोहित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में पुलिस ने हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। 3 मई को थाना खुड़ैल में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। सैमलिया चौक का एक लड़का है विशाल चौहान, उसके परिवार के द्वारा बताया गया था कि हमारा जो लड़का है वो 2 तारीख को उसका मैसेज आया था कि वो सांवरिया सेठ जा रहा है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा है और उसके पहले से शादी का बोल के गया हुआ है। उस बात को पुलिस के द्वारा गंभीरता से लिया गया और उसमें जब पता रसी की गई तो विश्वस्त सूत्रों से पुलिस को ये ज्ञात हुआ कि इसमें उसी गांव का एक लड़का और है जिसका नाम रोहित परमार है और उसकी संलिप्तता इसमें हो सकती है। पुलिस के द्वारा उसको ट्रैक किया गया, उसकी गतिविधियों को देखा गया। बाद में उसको हिरासत में लेके जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम का खुलासा किया गया कि 1 तारीख को ही उसने जो विशाल चौहान है उस लड़के की गोली मार के हत्या कर दी थी। उसमें उसका एक साथी और था जिसकी मदद उन्होंने ली थी और उसके बाद इन्होंने शव को, जो हमारा पुरानी खुड़ैल है उसके पास एक तालाब है, वो उसके किनारे पे इन्होंने नमक मिला के और गाड़ दिया था। फिलहाल तो इसकी बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।